है ना। 1947 तक लॉर्ड इरविन, लिखो लॉर्ड कार्यकाल में लॉर्ड इरविन के 1929 ईस्वी में 1900 शारदा एक्ट पारित किया गया था। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब? बताते हैं। एक कानून बनाया गया था शारदा अधिनियम, कब? 1929। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और क्या हुआ था? 1927 में क्या हुआ था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। उन्नीस सौ सत्ताईस। और क्या हुआ था 1931 ईस्वी में? गांधी इरविन समझौता, लिखो नीचे। 1931 ईस्वी में 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। देखो क्या हुआ इस दिन घटना, थोड़ा सा कहानी सुनो। कांग्रेस का सेशन पड़ा है। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी क्या करते हैं? लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहरा देते हैं। ठीक है। उससे पहले जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वाधीनता का मांग हो चुका था, पूर्ण स्वराज का मांग हो चुका था, बात नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो गांधी जी क्या, नेहरू जी क्या किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को लाहौर में झंडा फहरा दिए। जो फहरा दिए तो अंग्रेज हो गया बेकाबू, सबको अरेस्ट करने लगा। जितना भी राजनीतिक संगठन में बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट करने लगा। इतने अरेस्ट कर लिया कि लगभग सारे लोग जेल में। ठीक है। तब इरविन बोलता है क्या है कि हम इस सबको छोड़ देंगे, हम सबको छोड़ देंगे, बशर्ते कि आप हमारी बात मान लें और मतलब ज्यादा विद्रोह ना करें, या कोई भी उसका कंडीशन रहा होगा। गांधी जी गए, इरविन गए, समझौता पे साइन हुआ। उसी समझौता में के बाद शायद 5 मार्च 1931 को ये हुआ था समझौता, और 21 या 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को छोड़ा सकते थे, अगर उस समझौता में ये बोलते कि अगर आप गांधी जी भगत सिंह को भी छोड़ेंगे तब हम साइन करेंगे, न तो नहीं करेंगे। लेकिन दोनों केस अलग था। यहाँ क्या था कि ये लोग पॉलिटिकल विरोध कर रहे थे, जो अन्य नेता लोग अथी हुए थे, और भगत सिंह पे मर्डर का केस चल रहा था, बम फेंकने का केस चल रहा था। ठीक है। भगत सिंह पे किसका केस चल रहा था? बम फेंकने का। वो किसी के असेंबली में बम फेंके हुए थे। तो गांधी जी इस बात को, वो तो चाहते ही नहीं थे कि अहिंसा कोई करे, हिंसा कोई करे, वो तो अहिंसा के पुजारी थे। तो इस बात पे वो लोग चर्चा ही नहीं किया गांधी और इरविन कि भगत सिंह को भी छोड़ना चाहिए, नहीं तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। अगर ये स्ट्रिक्ट हो जाते गांधी जी कि नहीं, भगत सिंह ने जो किया था वो देश के लिए ही किया था, भले ही वो थोड़ा बम फेंक दिए तो एक हिंसात्मक कार्रवाई हुआ, तो उस बात पे वो लोग चर्चा नहीं किया। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, गांधी जी चाहते तो उसको बचा सकते थे, वो जानबूझ करके नहीं बचाया, या कुछ भी उनके पास। लेकिन गांधी जी का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के साथ वो समझौता नहीं किया। बोले कि वो उनके ऊपर दूसरा केस चल रहा है, और ये लोगों को जो अरेस्ट किया गया है ये दूसरा केस है। ये लोग तो हिंसा नहीं कर रहे थे, तो आप अगर इन लोगों को छोड़ेंगे तो हम साइन करेंगे। तो उस दिन क्या बोले, उस बात पे चर्चा ही ये लोग नहीं किया, और उसके 20-22 दिन के बाद उनको फांसी दे देता। किसको? भगत सिंह को। तो इसीलिए नहीं, कई जगह पे सुनता है कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे भगत सिंह को। ठीक है। अगर ये स्ट्रिक्ट हो जाते तो इरविन को मानना पड़ता उस बात को।
ठीक है। भगत सिंह को फांसी हो गया। गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हो गया था, भगत सिंह को फांसी हो गया था। और सुभाष चंद्र बोस का तो एक्सीडेंट में वो दिखा रहा है कि हवाई जहाज एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है, लेकिन कोई कह रहा है कि जीवित थे, ऐसे थे वैसे थे। वो तो सभी का है, उससे क्या दिक्कत। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो यही पूछता है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ कब हुआ, 1931 में। और इरविन जैसे ही बात आया तो इरविन क्या था, भारत का उस समय वायसराय था। भारत का क्या था, वायसराय था। और गांधी जी के साथ समझौता क्यों किया, जितने लीडर लोगों को ये लोग पकड़ा था अंग्रेज सब बेवजह, ठीक है ना, वो लोग कह रहा था कि भाई हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, विरोध कर रहा था। लेकिन वो था अहिंसात्मक विरोध, हिंसा वो लोग नहीं किया था, लेकिन आप उसको अरेस्ट कर लेते। जैसे रांची गया उस दिन जितना लोग, विरोध तो किसी भी तरीके से, अगर आप रोड में बैठे हुए हैं तो पब्लिक को तो डिस्टर्ब होबे करेगा, तो सरकार आपको हटाने के लिए कोशिश करबे करेगी, आंसू गैस छोड़बे करेगा, लाठी बरसेबे करेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो। तो विरोध हुआ था उस समय, विरोध हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का अरेस्ट हुआ था। तो उनको छोड़ने के लिए यही गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो 3 चीजें हुआ इरविन के समझे में। एक शारदा एक्ट पारित हुआ था, एक शारदा साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था, और साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था, उसी का विरोध करा था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ठीक है, हमको तुम्हारा जरूरत नहीं था। जो साइमन कमीशन जो बना था ना, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, सब लोग अंग्रेजी लोग था। तो जो लोग जिस जिस कमिटी में रहेगा, तो लोग अपना ही मतलब भला सोचेगा ना, भारत के लिए क्यों सोचेगा, इसलिए साइमन वापस जाओ। और गांधी इरविन समझौता, 3 चीज हुआ था इरविन के समय में। ठीक, इंपॉर्टेंट जो 3 चीज हुआ, क्या क्या हुआ, 27 में, 29 में और 31 में। हर 2 साल में ये अच्छा कुछ ना कुछ कर दिया। शारदा एक्ट पारित किया 29 में, साइमन कमीशन का हुआ था नियुक्ति 1927 में, और 31 में गांधी जी के साथ बैठ करके क्या कर लिए, समझौता कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड विलिंगटन, 31 से 36। लॉर्ड विलिंगटन, जितना इंपॉर्टेंट है उतने पढ़ना है। 1931, 1936, क्या क्या हुआ इनके समय में, विलिंगटन के समय में। लिखो, लॉर्ड विलिंगटन के, अच्छा यहाँ पे अगर तुम चाहो एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड विलिंगटन, इसके कार्यकाल में क्या बोले, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3। गोल मतलब नहीं समझता है, ये है टेबल गोल, गोल मेज, मेज कैसा है, गोल है। यहाँ एक आदमी, यहाँ एक आदमी, यहाँ एक आदमी, चारों तरफ बैठा आदमी, और एक सम्मेलन हो रहा है, बातचीत हो रही है। ठीक है, कि भारत और अंग्रेज सरकार के बीच कैसा रिलेशन रहना चाहिए। तो ये गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3। नहीं, अलग अलग साल है, हर 3 साल में 3 हुआ था, 2 गो हुआ था, दूसरा और तीसरा। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 2 गो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। और पहला कब हो गया था, इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में। तो क्या लिखा, का आयोजन हुआ था या हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई, देहरादून।
मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1900 कब बोले? 32। कहाँ? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई। कब? 1932। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया तथा प्रांतों में चल रहे, प्रांतों में चल रहे द्वैध शासन, प्रांतों में कैसा शासन चल रहा था? द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन चल रहा था, दो लोग शासन कर रहा था, एक वो हेड होता था और एक उसके नीचे होता था प्रांत में, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया और केंद्र में शासन शुरू किया गया। मतलब एक ही शासन होगा, वो कौन करेगा? केंद्र करेगा। केंद्र में शासन शुरू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया तो प्रांत में जो द्वैध शासन चल रहा था, दो लोग मिलकर के जो शासन कर रहे थे, दो प्रकार से शासन चल रहा था, उसका क्या हो गया? अंत हो गया 1935 में, और एक केंद्रीय सत्ता चलने लगी, केंद्र में शासन शुरू हो गया। क्या हो गया? केंद्र में शासन शुरू हो गया। तो ये तीन काम हुआ किसके समय में? लॉर्ड विलिंगटन के समय में, लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्डसई नो लिन, लॉर्डसई थो गो का, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। कब से कब? 1936, 1936 से 5 साल जोड़ लो, लेकिन इसका ज्यादा कार्यकाल है, इसको ज्यादा दिन मौका मिला था। 1944, लॉर्ड लिन लिथगो 36 से 44 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ, तो लिख लो पॉइंट बना करके कि लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध, लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। 1 दिसंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। अब चूंकि अंग्रेज लोग लड़ रहा था तो भारत की सेना भी वहां लड़ने के लिए गई थी। 39 प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ तो एक ही बात है, ठीक है। उसी समय क्या हुआ? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना था, लिखो, लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। के कार्यकाल में विंस्टन चर्चिल
विंस्टन चर्चिल, दीर्घई दें कि हर्षित दें? चर्चिल, हर्ष सही अच्छा लगेगा। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना था? विंस्टन चर्चिल। तो दो तरह का क्वेश्चन आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। एक और पॉइंट लिखो। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव, हाँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव। हाँ, वो तो हिंसा पे विश्वास करते ही नहीं थे, सारा काम उनका हिंसा से हुआ। बोला कि आप भारत छोड़ दो भाई, तुम लोग कौन? अंग्रेज लोग को। तो अंग्रेज नहीं जाता, वो लोग आसानी से नहीं जाता, नहीं जाता। दोनों काम, दोनों का रोल अलग अलग है। आसानी से तो हो ही नहीं सकता है। जब तक लात नहीं लगेगा भूत भागने वाला है नहीं। तो लॉर्ड लिनिथगो जब था कौन वायसराय भारत का 44 ईस्वी तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चर्चिल बन गया प्रधानमंत्री कहाँ का? इंग्लैंड का। क्यों यहाँ चर्चिल का चर्चा किए? चर्चिल का चर्चा हम क्यों किए, उसके पीछे कारण है कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत का सेना भी इंग्लैंड के सेना में था। ये लोग बोला हम लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। हम लोग क्यों लड़े? तुम्हारा लड़ाई है, तुम लड़ो, अंग्रेजी सेना को भेजो, भारत का सेना क्यों जाएगा? ठीक है। तो चर्चिल क्या प्रस्ताव दिया कि अगर आप यहाँ से लड़िएगा हमारे लिए तो हम आपका देश छोड़ करके चले जाएंगे। बोला बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कई सारा अधिवेशन इस बीच में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी सेना वहां लड़ रही थी और इसका जीत और इसका हार पे हमारे यहाँ का भी भविष्य निर्भर कर रहा था। अगर अंग्रेज वाला जो पार्टी था विश्व युद्ध में हार जाता तो उसका प्रभाव पड़ता, जीत जाता उसका प्रभाव पड़ता। तो इसी वजह से ये लोग क्या बोला कि अगर आप लोग वहां जाएंगे लड़ेंगे हमारे लिए तो हम लोग भारत को स्वतंत्र कर देंगे। एक मतलब मौखिक रूप से उसको दिया गया प्रस्ताव। ठीक है। तो ये इस बात का क्या भरोसा है? बोलने का तो कुछ हो बोलता है, कुछ हो करता है। तब फिर 14 जुलाई 1942 को फिर मीटिंग होता है किसका? कांग्रेस का। और उसमें बोला नहीं नहीं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करो और अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ। तो यही 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। तो दो तीन काम हुआ किसके कारण में? लिनिथ लिथगो के काम में। लिन लिन लिथगो, लिन हो गया लिथगो, लिन हो गया कौन में? लिथगो में। ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड बेवेल। ये इंपॉर्टेंट नाम है, लॉर्ड बेवेल। 1944 1947, 1944 1947। लॉर्ड बेवेल। क्या क्या हुआ इसके कार्यकाल में? लिखो, लॉर्ड बेवेल के समय सी राजगोपालाचारी ने, हाँ, लॉर्ड बेवेल के समय सी राजगोपालाचारी ने
CR फॉर्मूला, CR फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। लॉर्ड बेबल को बोला कि देखिए मेरा ये फॉर्मूला है, इस आधार पे हमको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो CR फॉर्मूला किसके कार्यकाल में? लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। हो गया, प्रस्तुत किया था। नहीं, यहाँ कोई मीटिंग थोड़ी हो रहा था। हम अपना एक प्रस्ताव दे रहे हैं, तो पारित क्यों होगा? CR फॉर्मूला किसने दिया? हाँ, यही सामने रखना, इसी ने सामने रखा था। किसको? बेबल को दिया था। और क्या हुआ? सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया। और क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत आया था उसी समय। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 22 मार्च 1946 को 22 मार्च 1946 को 22 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था। इस कैबिनेट मिशन में सब अंग्रेजे, सब था, चारों पांचों जितना सदस्य था सब अंग्रेजे था। एको को इंडियन को नहीं शामिल किया। बोला कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ? अंग्रेज वहां से, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, जिसका भारतीय नेताओं द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। 22 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका भारतीय नेताओं द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। भारतीय नेताओं द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। विरोध किया गया था। हो गया? क्या बोल रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या लिखवा है? लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे? फिर क्या हुआ? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। सीधी कार्यवाही दिवस मतलब डायरेक्ट लड़ना है। ठीक है, ये लोग बात ऐसे नहीं मानेगा, सीधा कार्यवाही करना है उस पर। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया? सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। एकदम डायरेक्ट बोल दिया कि एकदम डायरेक्ट अब एक्शन लेना है। बहुत बातचीत हो गया, अब क्या करना है? एक्शन लेना है। सीधी कार्यवाही दिवस कब लगा मनाया इसने? 16 अगस्त 1946 को। और एक और काम क्या हुआ था? अब क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, फिर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जो संविधान पॉलिटी पढ़ा हुआ बताओ। लिखो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नौ दिसंबर 1946 को क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा 11 दिसंबर को हुई बैठक में 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हो गया। 47 तो पहुंच गए हैं लेकिन अभी दिसंबर में है। 15 अगस्त 47, अभी 47 पहुंचे हैं लेकिन अभी कहाँ 11 दिसंबर 46 तक पहुंचे हैं। 47 में हम लोग आजाद हो जाएंगे, यानी एक नाम और पढ़ना पड़ेगा, एक नाम और पढ़ना पड़ेगा। संविधान सभा का बैठक हो गया, संविधान बनना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये चीज आता है एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि जो संविधान सभा का जो गठन किया गया, ठीक है, किसके कहने पे किया गया? उस समय वायसराय कौन था? तो बेबल था। बेबल योजना के अनुसार, बेबल ने जो योजना बनाया था उस योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था? बेबल योजना के अनुसार। बेबल के द्वारा कहे गए बातों के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया था। हो गया, योजना, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब बेबल के समय में इतना सारा काम हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। बेबल ने क्या कहा कि हम देश छोड़ करके चल जाएंगे, भारत को छोड़ के चले जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे, तुम लोग देश कैसे चलाओगे? कुछ तो तुम्हारे पास नियम कानून होना चाहिए। तो बोला ठीक है, संविधान सभा बनाओ तुम, उसके बाद संविधान जब बना लोगे तो हम चले जाएंगे छोड़ करके। तो बेबल योजना के तहत क्या हो गया? संविधान सभा का गठन हो गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हो गई। 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू अध्यक्ष भी बन गए परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या हुआ? 34वां नंबर पढ़ो। पॉलिटी में नहीं घुसना है अभी हम लोगों को। लॉर्ड बेबल अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। लिखो नाम, लॉर्ड माउंट बेटन। 1946 ईस्वी से, नहीं 1947 से 1948 ईस्वी, 1947 से 1948 ईस्वी। लिखो एक पॉइंट इसका कि लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को, ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी। भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी या की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। अब एक क्वेश्चन यहां से ऐसा आ सकता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था किसके योजना के अनुसार हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के अनुसार। क्यों? क्योंकि घोषणा ये क्या था? योजना भी यही बनाया होगा। संविधान सभा कब बना? तो बेबल के समय बना। तो पूछेगा कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था किस योजना के अनुसार किया गया था? तो बेबल योजना के अनुसार किया गया था। नहीं समझे? संविधान सभा का गठन किसके योजना के अनुसार किया गया? बेबल योजना के अनुसार किया गया। भारत का विभाजन का जो अथी था वो किसके योजना के अनुसार किया गया?
लिखो, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे, गवर्नर जनरल बने रहे थे। हो गया? लिख लिया? अगर पूछे कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लिख लो अगला पॉइंट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या लिखा? लिख लिया? नेक्स्ट नाम लिखो, सी राजगोपालाचारी। लास्ट 50, जब तक राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंग्रेजों में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंग्रेजों में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और ऐसा पूछ सकता है कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा। तो अगला नाम क्या लिखना है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। हाँ, सी राजगोपालाचारी। पचास। सोचे था ना, हमें हो रहे थे। सी राजगोपालाचारी लिखो। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के सी राजगोपाल 1948-50। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है? अगला एक और पॉइंट बना के लिखो। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यानी इसके बाद गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आ गया। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्यों अंतिम गवर्नर जनरल हो गए? क्योंकि लिखो अगला पॉइंट, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हो गया, जिसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद राष्ट्रपति का सृजन जिसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक नया पद राष्ट्रपति क्या छूट गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके रुको वो नहीं लिखा, उसका रिपीट करवा रहे हैं, तुम भी नहीं लिखा है, का पद समाप्त करके एक नया पद राष्ट्रपति, उसको ऐसे घेर लेना, राष्ट्रपति, नया पद राष्ट्रपति का सृजन किया गया। राष्ट्रपति पद का क्या हुआ, नया पद का सृजन किया गया, नया पद आ गया। तो अब कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, आपको जो भी बनेगा हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अगला पॉइंट लिख लो। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल है ना, और अब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राज्य जब जैसे जैसे बनने लगा तो वैसे वैसे, ठीक है। तो यहां से क्या हम लोग कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ सत्ता में हाथ जमाने लगी, तो अलग अलग प्रांत पहले था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, 3 प्रांत। इन 3 प्रांतों में अलग अलग गवर्नर था। फिर जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया कि 3 जो गवर्नर था उनको मर्ज करके बोला कि अब आप तीनों का हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। फिर कुछ समय के बाद गवर्नर जनरल चला, उसके बाद वायसराय का पोस्ट लाया गया, ठीक है, वायसराय का पोस्ट लाया गया, और फिर लास्ट में गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर लास्ट में हम लोग बोल रहे हैं अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन। किस आधार पर, स्वतंत्र भारत से पहले अंग्रेज में अंतिम माउंटबेटन था, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति तो नहीं बना है। तो 1948 1950 तक भारत का एक गवर्नर जनरल बना, भारतीय थे, वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन समझो, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी, वो 1948 में बने थे। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का, दोनों पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन था, जो था वही था। माउंटबेटन 46 में था, तो 47 में भी वो भी वही था, 47 48 में तो वही रहा ना, माउंटबेटन ही रहा, क्योंकि जब तक यहाँ का संविधान नहीं बन के लागू हुआ तब तक माउंटबेटन यही था। कब तक, 1948 तक। फिर अब बोला भाई सब अंग्रेज चला गया, हमको काहे रखे हुए हो, हमको भी भेज दो। बोला ठीक है सर, तो आपका पद किसी इंडियन को दे देते हैं। तो किसको दे दिया, सी राजगोपालाचारी को बना दिया। बोला जाइए आप भी घर। सी राजगोपालाचारी भारत का था, सी राजगोपालाचारी, हम क्या बोले, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन पूछेगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे, क्योंकि माउंटबेटन 46 में बना था और 48 तक था, 46 में बना था और 48 तक था। सत्ता पूरा तरह से दे दिया यहाँ के लोगों को, लेकिन माउंटबेटन बोला कि भाई पहले तुम लोगों को संभाल तो दें, ठीक है। तो वो रुका हुआ था 48 तक। अब 48 में सब अंग्रेज चला गया, ये बेचारा रुकल था, क्या सोचेगा, अरे हमको भी भेज दीजिए मेरा घर भाई, ये वाला पोस्ट देके झूठों का हमको लटका के रखे हो। बोला अच्छा ठीक है, मेरे पास भी बहुत एक पर एक नेता सब है, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया, कौन से,
गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि संविधान अभी लागू नहीं हुआ था, संविधान अभी बन के तैयार हुआ नहीं था ठीक ढंग से, तो तब तक गवर्नर उसी कानून को चलेगा ना जो कानून चल रहा है। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट चल रहा था शुरू से ही, तो गवर्नर जनरल अंतिम वाला कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। माउंटबेटन को भेज दिया गया घर, ठीक है। और श्री राजगोपालाचारी तब तक रहे जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं किया गया। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में गवर्नर जनरल नाम का कोई चीज नहीं था, उसमें क्या नया पोस्ट दिया? राष्ट्रपति का। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो भारत के राष्ट्रपति कौन गए बन गए? पहले राजेंद्र बाबू। कहानी समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ है, वही वही कहीं, ठीक है। कहानी समझ में आ गया?